Let's start. 107. एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि वो घर पर न रुकते हुए सीधा कहीं और चला जाए और फिर कल सुबह घर आए। लेकिन ऐसा करना भी किसी बेवकूफी से कम नहीं था। यही बात सोचकर उसने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी और शायद उसकी गाड़ी रुकते ही मृणाली को उसकी आवाज आ गई। उसने तुरंत ही गेट खोल दिया। आदित्य खिड़की से मृणाली को देख रहा था, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो बिना कुछ कहे ही गाड़ी से उतरा और घर की तरफ जाने लगा। मृणाली अभी भी बीच रास्ते में गेट के बाहर खड़ी हुई थी और उस कार को देख रही थी, लेकिन आदित्य बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था और उसे इग्नोर करके सीधा जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। आदित्य ने सबसे पहले अपनी टाई ढीली की और फिर गर्दन का बटन खोलकर वो थोड़ा आराम करने लगा। लेकिन इतनी ही देर में मृणाली ने गेट बंद किया और वो पलटकर हॉल के एंट्रेंस पर आ गई, जहां उसने आदित्य को देखा और फिर पूछा, वो कार किसकी है आदित्य? आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मृणाली से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था। पर मृणाली जैसे आज आदित्य से सारे जवाब मांगने ही वाली थी और उसने फिर से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा आदित्य, वो कार किसकी है? उसकी आवाज पहले से भी तेज थी, लेकिन आदित्य ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया, जो मृणाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो पैर पटक कर आगे आई और आदित्य के सामने खड़ी होकर उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, मैं पूछ रही हूं वो कार किसकी है? जवाब दो मुझे और मुझे बताओ कि तुम इतनी देर तक पार्टी में क्या कर रहे थे? जब मैंने तुम्हें बोला था कि घर वापस आ जाओ, तो क्या तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अनामिका के साथ ज्यादा ही दीवाने हो रहे थे इसलिए मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया? मृणाली का सवाल अब आदित्य के दिमाग में घूमने लगा और उसे पता था कि आज बहुत दिनों बाद उन दोनों की भयंकर लड़ाई होने वाली है। इस वक्त मृणाली की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर वापस आदित्य के कानों में पड़ रही थी और किसी गाने की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उसे मृणाली के सवाल का जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उससे आंख मिलाकर कुछ भी कहने का। पर मृणाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि वो घर पर न रुकते हुए सीधा कहीं और चला जाए और फिर कल सुबह घर आए। लेकिन ऐसा करना भी किसी बेवकूफी से कम नहीं था। यही बात सोचकर उसने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी और शायद उसकी गाड़ी रुकते ही मृणाली को उसकी आवाज आ गई। उसने तुरंत ही गेट खोल दिया। आदित्य खिड़की से मृणाली को देख रहा था, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो बिना कुछ कहे ही गाड़ी से उतरा और घर की तरफ जाने लगा। मृणाली अभी भी बीच रास्ते में गेट के बाहर खड़ी हुई थी और उस कार को देख रही थी, लेकिन आदित्य बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था और उसे इग्नोर करके सीधा जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। आदित्य ने सबसे पहले अपनी टाई ढीली की और फिर गर्दन का बटन खोलकर वो थोड़ा आराम करने लगा। लेकिन इतनी ही देर में मृणाली ने गेट बंद किया और वो पलटकर हॉल के एंट्रेंस पर आ गई, जहां उसने आदित्य को देखा और फिर पूछा, वो कार किसकी है आदित्य? आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मृणाली से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था। पर मृणाली जैसे आज आदित्य से सारे जवाब मांगने ही वाली थी और उसने फिर से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा आदित्य, वो कार किसकी है? उसकी आवाज पहले से भी तेज थी, लेकिन आदित्य ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया, जो मृणाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो पैर पटक कर आगे आई और आदित्य के सामने खड़ी होकर उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, मैं पूछ रही हूं वो कार किसकी है? जवाब दो मुझे और मुझे बताओ कि तुम इतनी देर तक पार्टी में क्या कर रहे थे? जब मैंने तुम्हें बोला था कि घर वापस आ जाओ, तो क्या तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अनामिका के साथ ज्यादा ही दीवाने हो रहे थे इसलिए मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया? मृणाली का सवाल अब आदित्य के दिमाग में घूमने लगा और उसे पता था कि आज बहुत दिनों बाद उन दोनों की भयंकर लड़ाई होने वाली है। इस वक्त मृणाली की आवाज जैसे दीवारों से टकराकर वापस आदित्य के कानों में पड़ रही थी और किसी गाने की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी।
लेकिन उसे मृणाली के सवाल का जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उससे आंख मिलाकर कुछ भी कहने का। पर मृणाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसे आदित्य को ऐसा चुप देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फिर आदित्य को वैसे ही चिल्लाते हुए आगे कहा, मेरी तरफ देखो आदित्य, कौन सा गंदा काम करके आ रहे हो तुम कि मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हो? बताओ क्या किया है तुमने अभी? किसी का मर्डर करके गाड़ी चुराई है क्या? तुम्हारे हर गलत काम का खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो बताओ मुझे, ताकि मैं पहले से ही तैयार रहूं जो भी तुमने किया हो। आदित्य को मृणाली के टोंट का कोई भी असर नहीं हुआ। अपनी बात को फिर से इग्नोर होते देख मृणाली के गुस्से का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने अपने हाथ से आदित्य का चेहरा पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, जवाब दो आदित्य, बहुत देर हो गई है तुम्हें चुप रहते। मैं बार बार इतने सवाल नहीं करूंगी। आई नीड आंसर्स नाउ। हाँ तो मत करो सवाल, मैं तुम्हारे माथे नहीं चढ़ रहा कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। आदित्य ने मृणाली से भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा और मृणाली के दोनों हाथ अपने चेहरे पर से झटक दिए। मृणाली ने देखा कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा गुस्से से भरी हुई दिख रही हैं और आवाज में भी इतना दम है जैसे वो किसी से लड़कर आया हो। लेकिन वो भी सोच चुकी थी कि आज रात को वो पीछे नहीं हटेगी। उसने फिर से कहा, पागल हो गए हो क्या आदित्य? इतने दिनों से ठीक होकर घूम रहे थे तो आज अचानक क्या ऐसा नशा चढ़ा है कि यूं बिहेव कर रहे हो जैसे किसी को मार ही डालोगे? और अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं तुम्हें जेल से छुड़ा सकूं। एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो। मृणाली की बात सुनकर आदित्य को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो जो भी कर रहा था वो इसलिए था ताकि मृणाली सेफ रहे, पर वो हमेशा उसी के बारे में सोचता है। लेकिन मृणाली को यह बात पता होने के बावजूद भी ऐसा कहना उसे पसंद नहीं आया। वो खड़ा हुआ और फिर उसने वहीं पर घूमकर चिल्लाते हुए कहा, क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं? किसी बात का विश्वास करती हो तुम? हर दिन बस यही सवाल कि आदित्य क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने, क्यों किया तुमने? अरे जब भी मैं बताता हूं तो तुम्हें कुछ भी ध्यान रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं अभी कहूंगा कि मैं किसी से ऐसी बातें जानकर आया हूं जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगी? जब मृणाली ने कुछ जवाब नहीं दिया तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा। मृणाली की आंखों में आज आंसू नहीं थे, बल्कि एक जोश था। वो जोश आदित्य से कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मृणाली को उससे लड़ाई पूरी करनी ही होगी और अपने उन इमोशंस को बाहर निकालना ही होगा जो बहुत दिनों से उसके अंदर पनप रहे हैं। आदित्य को भी पता था कि उसे ऐसा ही करना पड़ेगा और फिर उसने वैसे ही कहा, मैं अगर तुम्हें एक बात भी बता दूंगा तो भी तुम मुझ पर विश्वास करोगी? कोशिश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मृणाली, तुम्हें विश्वास करने में दिक्कत है। तुम्हें बस ये लगता है कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलता हूं और मेरा काम हो जाता है, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं है मृणाली, और स्पेशली मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज कितनी सारी मुसीबतों से लड़ते हुए मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को कितने आराम से जीता हूँ मुझे पता है। तो मुझे तो तुम ये बिल्कुल ही मत कहो कि तुम मेरी बात समझती हो या फिर तुम मुझसे बात करना चाहती हो। मुझे फालतू की बकवास तो सुननी ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, तो तुम इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो। थोड़े दिन पहले तक तो सब ठीक ठाक था, जब तक तुमने बख्शीवाला जाने की बात नहीं की थी और ना ही अनामिका के घर आने का तुम्हें पता था। पता नहीं उस चुड़ैल ने तुम पर किस तरीके का जादू कर दिया है और तुम बस उसकी तरफ ही चले जा रहे हो। अगर पहले से ही तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग थी तो मुझे बता देते ना। मैं अपने मन की जो सारी बातें हैं वो तुमसे शेयर नहीं करती और ना ही ये सपना देखती कि मैं तुम्हारी वापस हो पाऊंगी। तुम्हें मुझे पहले बताने में क्या दिक्कत थी? मृणाली ने पूछा। आदित्य ने उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। वो सोचने लगा कि कहां मैं अपने बदले, परिवार की मौत और सबकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा हूं और मृणाली बस मुझसे इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं अनामिका के साथ रहना चाहता हूं। पर मुझे पता है कि मृणाली की हर गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, ताकि जब मैं आगे जाकर कुछ भी अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाऊं तब मृणाली मेरा साथ जरूर दे। आदित्य ने सोचा कि अब चिल्लाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा और फिर उसने थोड़ी सी आवाज धीमी करते हुए कहा, मृणाली तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। फालतू में किसी को बीच में मत लाओ। ये हमारे घर का मामला है, इसलिए इसे अपने घर में ही रखो। तुम्हें जो भी बोलना है तुम मुझसे बोलो, अनामिका की इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब अनामिका का नाम लिया तो ये हमारे घर का मामला हो गया। आदित्य घर का मामला ही था, लेकिन तुमने ही अनामिका को इसमें लाकर इसे पब्लिकली कर दिया। तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन आने तो दोस्त चुड़ैल को। उससे मैं बताती हूं कि अगर वो तुमसे चिपकी तो उसका क्या हो सकता है। मृणाली ने उसी टोन में जवाब दिया। आदित्य को समझ आ गया कि वो बिल्कुल भी लड़ाई को शांत करने के मूड में नहीं है। उसने सोचा कि 2 मिनट के लिए अगर वो खुद चुप रहेगा तो शायद काम बन जाएगा।
इसलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब मृणाली ने आगे कहा, ये बार बार तुम्हारा चुप होना मुझे समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हें बात करना है तो मुंह पर बात किया करो। ये थोड़ी थोड़ी देर में शांत होकर ये मत बताया करो कि तुम मुझ पर अपनी बात बोलकर एहसान कर रहे हो। पता नहीं किसने पागलों के खानदान को शंकर परिवार का नाम दे दिया। सबके सब हमेशा ही गुस्सा नाक पर लेकर घूमते हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। परिवार को बीच में मत लाओ मृणाली, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। जब से उसने सुशील से अपने परिवार के बारे में सुना है, तब से ही वो बस मात्र एक उसी टॉपिक को इग्नोर करना चाहता है। वो उनके बारे में बस आराम से बैठकर सोचना चाहता है कि वो अपना अगला स्टेप क्या ले सकता है। लेकिन मृणाली अगर बिना मतलब के ही परिवार को बीच में लाएगी तो शायद वो अच्छा नहीं होगा। मृणाली ने तब आगे कहा, परिवार का नाम सुनते ही कितनी जल्दी मिर्ची लग गई ना। रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो जैसे उनकी बहुत परवाह करते हो। अगर इतनी परवाह करते हो तो तुम यहां पर नहीं अपने परिवार के साथ ही होते। तुम्हें अगर इतनी ही मिर्ची लगती है तो अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते? क्या पता वो जिंदा भी है या मर गए। मृणाली, अपनी जबान संभाल कर बात करो, आदित्य ने बहुत तेज चिल्लाते हुए कहा। मृणाली को एक सेकंड विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही आदित्य है जिसको वो इतने दिनों से जानती थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर इतना गुस्सा दिख रहा था कि वो मृणाली को मार सकता था, पर मृणाली को उससे डर नहीं लग रहा था। तब आदित्य ने आगे कहा, मेरा परिवार मरा नहीं है और मुझे इस बात का पता है। फालतू में ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किस तरह की कंडीशन से गुजर रहा हूं ये तुम कभी भी नहीं समझ पाओगी। एक बार समझाने की कोशिश तो करो, क्या पता सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ तो सुनो, मैं जिस आदमी को अपना खतरा समझता था वो असल में मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। मैं यहां पर इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और मुझे पता नहीं कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। क्या पता उसने उन्हें भी मार डाला हो, लेकिन मैं बस बेवकूफ जैसा अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम कहां विश्वास करती हो। बोला था ना मैंने कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में मर गया था और फिर 10,000 साल का सफर पूरा करके यहां पर आया हूं ताकि अपना बदला ले सकूं। लेकिन तुमने इस बात पर विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें तो बस ये लगता है कि आदित्य झूठ बोलता है। आदित्य झूठ बोलता था और आदित्य झूठ बोलता रहेगा। अरे अगर तुम्हारे जैसी बेवकूफ पत्नी होगी तो आदित्य झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या करेगा। आदित्य की बात सुनकर मृणाली को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो कभी भी उसे ऐसा कहेगा। वो आगे बढ़ी और उसने एक जोर का चांटा आदित्य के गाल पर मारा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की? बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। जाकर कभी ये कहानी किसी और को बोलना, तब उन्हें समझ में आएगा कि आदित्य झूठ बोलता है कि नहीं। अरे हो कौन तुम यार? जाकर अपनी औकात देखो पहले। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं कहां पड़े हुए होते। बहुत किस्से सुने हैं मैंने तुम्हारी दादागिरी के। दादागिरी से किसी का पेट नहीं भरता आदित्य। ये आज की दुनिया है। यहाँ पर अगर कोई भी गलत काम करता है तो सीधे जेल में जाता है या फिर मर जाता है। तुम ट्राई करके देख लो तुम्हें क्या नसीब होगा। और आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लेना मैं मर गई तुम्हारे लिए, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर अपने घर चली जाऊंगी। मुझे ना तो तुम्हारे साथ रहना है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। मृणाली इतना कहकर पलटी और जोर से पांव पटककर स्टेयर्स पर चढ़कर जाने लगी। आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपना सारा गुस्सा अपने पंच में ट्रांसफर किया और उसे दीवार पर बहुत जोर से मारा। उस एक पंच से पूरा घर हिल गया था और दीवार पर बहुत बड़ा छेद हो गया था। आदित्य ने उस छेद को देखा और फिर दर्द में बहुत जोर से चिल्लाया, जिसकी वजह से खिड़कियों के सारे कांच थरथराने लगे। 2 सेकंड बाद आदित्य रुका। उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और सोफे पर लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने अपने पूरे परिवार की इमेज, अपना बदला, मृणाली की मौत और यही सारी बातें दिखने लगी। मृणाली का मरा हुआ चेहरा देख उसे समझ आया कि उसने इस जिंदगी में फिर से मृणाली को अपनी जिंदगी से खो दिया है। Thanks for watching.